आज हम लाए हैं मिडिल क्लास से जुड़ी दो बड़ी खबरें। पहली, बहुत से लोगों को इस बार टैक्स रिफंड नहीं मिला या देर से मिला है। क्या इस बार टैक्स रिफंड कम लोगों को मिले हैं? और दूसरी खबर है कि आज यानी 12 अक्टूबर को आने वाले हैं महंगाई के आंकड़े, जो शायद रिकॉर्ड लो लेवल पर हों। दोनों ही चीज़ें आपकी और हमारी जेब से डायरेक्टली जुड़ी हैं, तो आज के एपिसोड में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। नमस्ते, मैं हूँ श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। तो पहले बात करते हैं टैक्स रिफंड की। बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर कंप्लेन किया कि उन्होंने ITR फाइल कर दिया, प्रोसेस भी हो गया, लेकिन रिफंड अभी तक नहीं आया। अगर आप भी इसी सिचुएशन में हैं तो आप अकेले नहीं हैं। 11 नवंबर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो डेटा रिलीज़ किया उसमें एक इंटरेस्टिंग बात सामने आई। इस साल अब तक सरकार ने 2.4 लाख करोड़ रुपए तक का टैक्स रिफंड दिया है। सुनने में नंबर काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन पकड़ ये है कि पिछले साल सेम टाइम लगभग 3 लाख करोड़ का रिफंड दिया गया था। यानी इस साल रिफंड में 17.7% की गिरावट आई है। ऐसा क्यों हुआ? इस साल ITR फाइलिंग की डेडलाइन को 2 बार बढ़ाया गया था। नॉन ऑडिट केसेस के लिए 31 जुलाई से बढ़ाकर पहले 15 सितंबर किया था, फिर एक दिन बढ़ाकर 16 सितंबर कर दिया था। ऑडिट केसेस के लिए डेडलाइन 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 10 दिसंबर कर दी गई है। तो पहला कारण तो ये है कि अब जब लोग लेट फाइल करेंगे तो प्रोसेसिंग भी लेट होगी और रिफंड भी लेट आएगा। ये एक टाइमिंग इशू है। दूसरा कारण है कि इस साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वेरिफिकेशन प्रोसेस को थोड़ा टाइट कर दिया है। बजाज फिनसर्व की एक रिपोर्ट के हिसाब से अगर आपका रिफंड एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा है तो उस पर एक्स्ट्रा स्क्रूटिनी होगी। फॉरेन इनकम वाले केसेस, एसेट बेचकर होने वाला कैपिटल गेन्स, उसके रिटर्न्स, या अगर एक से ज़्यादा इनकम सोर्सेज हैं वो वाले केसेस में मैनुअल वेरिफिकेशन होता है, जिसमें टाइम लगता है। मैनुअल वेरिफिकेशन रूटीन प्रोसेस नहीं होता। इसका मतलब होता है कि सिस्टम से होने वाले चेक्स के अलावा एक टैक्स ऑफिसर भी आपके क्लेम्स चेक कर सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब फ्रॉड क्लेम्स को रोकने के लिए ज़्यादा सावधानी बरत रहा है। अगर किसी ने एग्जेम्पशंस गलत क्लेम किए हैं तो उस रिफंड को रोक दिया जाता है। तीसरा कारण है इनकम नंबर्स का मिसमैच होना, और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अगर आपके ITR में जो अमाउंट डिक्लेयर की गई है वो फॉर्म 26AS या एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट से मैच नहीं करती तो रिफंड रुक जाता है। ये मिसमैच TDS में हो सकता है, एडवांस टैक्स में हो सकता है, या फिर एम्प्लॉयर या बैंक ने जो आपकी रिपोर्ट दी है इनकम की उसमें भी हो सकता है। जब तक ये इनकम मैच नहीं होता रिफंड प्रोसेस नहीं होता। आपको बता दें कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को भारत सरकार का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेंटेन करता है। ये आपके साल भर के सभी आर्थिक लेन देन और टैक्स संबंधी जानकारियों को समेट कर देता है ताकि टैक्स रिटर्न फाइलिंग और जांच में मदद हो सके। ये ऑनलाइन E-फाइलिंग पोर्टल पर मिल जाता है और टैक्स पेयर्स इसे खुद देख सकते हैं। अगर आपका रिफंड पेंडिंग है तो आप इनमें से कुछ स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। E-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करके रिफंड स्टेटस चेक करें। देखिए कि कोई नोटिस तो नहीं पड़ा हुआ है, कोई ईमेल तो नहीं है। अपने बैंक डिटेल्स वेरीफाई करें। अकाउंट नंबर और IFSC सही होना चाहिए। अगर ITR फाइल करने के बाद E-वेरीफाई नहीं किया है तो तुरंत करें। 30 दिन के अंदर अगर नहीं करेंगे तो रिटर्न इनवैलिड हो जाएगा। अगर 6 महीने से ज़्यादा डिले हो गया है तो E-निवारण सिस्टम के जरिए अपना ग्रीवेंस फाइल करें। नॉर्मल केसेस में रिफंड 4-5 हफ्तों में आ जाता है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स रिटर्न्स होते हैं, जैसे जिनमें बिजनेस इनकम होती है या कैपिटल गेन्स होते हैं या काफ़ी सारे डिडक्शंस यूज़ होते हैं, उन केसेस में 2-4 हफ्ते ज़्यादा लग सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की बात करें तो वो बड़ा है। डायरेक्ट टैक्स मतलब एक ऐसा टैक्स जहाँ टैक्स पेयर को खुद टैक्स भरना होता है, उसका बोझ वो किसी पर नहीं डाल सकते, जैसे इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। तो ऐसे टैक्स की कलेक्शन में हुई है 7% ग्रोथ। अब आते हैं दूसरी खबर पर, महंगाई के आंकड़े। आज यानी 12 नवंबर को आने वाले हैं अक्टूबर 2025 के CPI यानी महंगाई के आंकड़े, और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये नंबर्स रिकॉर्ड लो होंगे, कम होंगे। CPI को समझिए कि आपकी रोज़मर्रा और ज़रूरत की चीज़ों की एक बास्केट है, एक टोकरी है। उस पूरी टोकरी का दाम किस हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है हर महीने, उसी को मापता है ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अलग अलग इकोनॉमिस्ट और पोल्स के हिसाब से अनुमान है कि अक्टूबर का रिटेल इन्फ्लेशन 0.25% से 0.6% के बीच में आ सकता है। आपको सुनकर लग रहा होगा कि ये तो बहुत कम है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से देश में महंगाई का स्तर 2 से 6% के बीच रहना चाहिए। कंपैरिजन के लिए बता देती हूँ कि अक्टूबर 2024 में 6.21% था। ये RBI की और सरकार की लिमिट से थोड़ा ज़्यादा है। अगर उस हिसाब से देखें तो इस बार बहुत बड़ा चेंज हो सकता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस साल पिछले कुछ महीनों की महंगाई मोटा माटी कंट्रोल में रही है। पिछला लोएस्ट रिकॉर्ड जो था वो जून 2017 में गया था 1.46%। लेकिन सवाल ये है कि इसके कारण क्या है। पहला कारण है खाने की महंगाई यानी फूड इन्फ्लेशन। अब CPI बास्केट मैंने आपको समझाया था, उसमें जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं उसका वेट होता है करीब 46%। आंकड़ों के हिसाब से इस साल खाने की महंगाई यानी फूड इन्फ्लेशन माइनस में रही थी, यानी फूड प्राइसेस एक्चुअली घटे थे।
अक्टूबर में फूड इन्फ्लेशन का अनुमान -2% से -4% के बीच है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से सब्जियों के दाम में डबल डिजिट गिरावट आई है, क्योंकि रबी सीजन 2024-25 में प्रोडक्शन 3 से 4% बढ़ गया था। दूसरा कारण है जीएसटी रेट्स में कटौती। 3 सितंबर को सरकार ने इनडायरेक्ट टैक्सेशन में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म अनाउंस किया था। जीएसटी रेट्स में बड़े बदलाव अनाउंस हुए थे। 12% और 28% की स्लैब को हटा दिया गया था। 40% का स्पेशल रेट लग्जरी और सिन गुड्स के लिए लाया गया। ये चेंजेस 22 सितंबर से इफेक्ट में आए। तो अक्टूबर वो पहला ऐसा महीना था जब पूरे रिवाइज्ड जीएसटी के रेट्स लागू रहे, तो उसका भी पूरा इम्पैक्ट इन नंबर्स में दिखेगा। कंजम्पशन गुड्स पर जीएसटी कम होने से उनके दाम नीचे आए हैं। तीसरा कारण है बेस इफेक्ट। थोड़ा समझते हैं इसको। बेस इफेक्ट का मतलब है जब हम आज की महंगाई को पिछले साल की तुलना में देखते हैं, तो अगर मान लो पिछले साल महंगाई बहुत ज़्यादा थी या बहुत कम थी, तो इस वजह से आज के आंकड़े भी हमें असल स्थिति से कुछ अलग दिखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर पिछले साल चीज़ें बहुत महंगी हो गई थी और इस साल उनके दाम उतने ही थे, तो हमें वो उतनी महंगी नहीं लगती। इस स्टेटिस्टिकल इफेक्ट को हम कहते हैं बेस इफेक्ट। अब जब हम अक्टूबर 2025 की प्राइसेस को अक्टूबर 2024 से कंपेयर करते हैं, तो नेचुरली एक बहुत बड़ा बदलाव दिखता है। और चौथा कारण है मॉनसून। इस साल साउथ वेस्ट मॉनसून अच्छा रहा, खरीफ फसलों में अच्छी बुवाई हुई और सरकार के पास अनाज का स्टॉक भी है। इससे जो फूड सप्लाई है वो स्मूथ रहेगी और प्राइसेस भी स्थिर रहेंगे। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये आंकड़े टेम्परेरी हो सकते हैं। बेस इफेक्ट का असर आने वाले महीनों में कम होगा और नवंबर दिसंबर से महंगाई फिर से थोड़ी ऊपर जा सकती है। बिन मौसम बारिश की वजह से भी जो फ्रेश फूड होता है उसकी सप्लाई में असर पड़ सकता है। सरकार ने कुछ दालों पर इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ा दी है, जिससे उसके दाम बढ़ सकते हैं। और गोल्ड प्राइसेस का आपको पता ही है, वो भी काफ़ी हाई रहे हैं। तो इस सब का मिला जुला असर भी महंगाई पर पड़ेगा। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द लंदन टॉप। शुक्रिया। मरे जा रहे हम गर्मी में, हाय बालमा मरे जा। यहाँ पे सब कुछ देख के मेरे को लग रहा है दुनिया जी ली भाई। And each and every citizen of India is soldier of India. जलवा है हमारा यहाँ। फिर जमेगा अड्डा, फिर आपके बीच होंगे आपके पसंदीदा सितारे। 21 से 23 नवंबर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, नई दिल्ली। 3 दिनों के न भूलने वाले अनुभव के लिए तैयार हो जाइए। आइए ललन टॉप अड्डा में और बनाइए यादें जो रहेंगी हमेशा। टिकट बुक करें डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से। कोड इस्तेमाल करें LT200 और पाएं 200 रुपए की छूट।